खबरें तफसील से। श्रीनगर के लालचौक में मिलिटेंटों ने ग्रेनेड हमला किया। मिलिटेंटों के हरि सिंह हाई स्ट्रीट पर ग्रेनेड फेंका गया, जिसके नतीजे में मुतादिद अफराद जख्मी होने की इत्तला मौसूल हुई है। दिल्ली के जंतर मंतर पर मुस्लिम मुखालिफ नारों के मामले में बीजेपी लीडर अश्वनी उपाध्याय समेत 6 मुलजमीन की गिरफ्तारी के खिलाफ मुजाहिरा किया गया है। सीपी थाने के बाहर जबरदस्त हंगामा हुआ। पुलिस ने मुजाहिरीन को ताकत के जरिए मुंतशिर किया। कौमी अक़लियती कमीशन ने दिल्ली पुलिस के जरिए पेश की गई स्टेटस रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार किया। कमीशन के नायब चेयरमैन आतिफ रशीद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पुलिस बेहतर काम कर रही है। उन्हें उम्मीद है जिन लोगों के खिलाफ सबूत पाए जाएंगे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आयोग के पास बहुत सारी शिकायतें भी आई थी और अल्पसंख्यक आयोग ने खुद साख्ता इसका संज्ञान लेते हुए जो जंतर मंतर पर कुछ इस तरीके के भाषण, इस तरीके की नारेबाजी सुनने में आई, जिससे एक विशेष लोगों के खिलाफ कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, उसका हमने संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस दिया था। दिल्ली पुलिस को जब हमने नोटिस देकर तलब करा तो उसमें डीसीपी आज आयोग के समक्ष उपस्थित हुए थे। उन्होंने हमें एक विस्तृत अपनी डिटेल रिपोर्ट आज यहाँ हमें पेश करी है। डीसीपी दीपक यादव जी ने पुलिस कानून किसी भी तरीके के, कोई भी इधर का हो या उधर का हो, कोई भी कानून को अपने हाथ में जो लेगा पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो। और हमारी सरकार का ये स्पष्ट मानना है, भारत सरकार का, कि कोई भी देश को तोड़ने वाली ताकतें पनपनी नहीं पाएंगी। दूसरी जानिब कांग्रेस लीडर और रुकने पार्लियामेंट नासिर हुसैन ने जंतर मंतर में लगाए गए मुस्लिम मुखालिफ नारे लगाने वालों के खिलाफ यूएपी और एनएसए लगाने की मांग की है। देखिए, जिस तरह से अपोजिशन पार्टीज पिछले 3 हफ्ते से सरकार को घेर रखी है, लोगों के, आम जनता के मुद्दों को लेके, खासकर महंगाई का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, जासूसी का मुद्दा है, कोविड में जो मिसहैंडलिंग हुई उसका मुद्दा है, देश की सुरक्षा का मामला, इन तमाम मुद्दों को लेकर जिस तरह से घेर रखी है, अब इनको अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब वहाँ पे कुछ लोगों को भेज के हज हाउस की कंट्रोवर्सी कराने की कोशिश की इन्होंने, कुछ लोगों को जंतर मंतर पे भेज के जो है एक कम्युनिटी के खिलाफ नारे लगाने लगी। कहीं एक यूनिवर्सिटी में कुछ नारे लगते हैं सो कॉल्ड, जिनको आज तक पकड़ा नहीं गया, वहाँ पे बहुत बड़ी कार्रवाई हो जाती है। सीएए एनआरसी में जो लोग जेन्युइनली जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके खिलाफ यूएपी लग जाता है, एनएसए लग जाता है। और हिंदुस्तान की कैपिटल सिटी में जंतर मंतर पे जब पार्लियामेंट चल रहा है, इस तरीके के गैर कानूनी एंटी नेशनल स्लोगन्स जो ये लोग लगा रहे हैं, अब कौन लगा रहे हैं, वीडियो फुटेज है और पूरे पब्लिक डोमेन में है, पूरी दुनिया उसको देख चुकी है। नाम से अब तक यूएपी एंड एनएसए लग जाना चाहिए थे। अभी जो है अननोन लोगों के खिलाफ में एफआईआर हुई है। तो ये देश की जो आज सरकार है, जो पार्टियां उस सरकार में हैं, जो होम मिनिस्टर है और जिनके अंडर दिल्ली की पुलिस आती है, इनकी मानसिकता दर्शाती है। दिल्ली के जंतर मंतर पर मुस्लिम मुखालिफ नारे लगाए जाने के खिलाफ आप लीडर अमानतुल्लाह ने ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि दिल्ली के जंतर मंतर के पास इंसानियत को तार-तार करने वाले हैवानों को सिर्फ गिरफ्तार करके ढोंग न करे। ये अगर मुस्लिम, दलित या सिख तबके के होते तो उन्हें एनएसए यूपीए के तहत सलाखों के पीछे भेज दिया गया होता। अमानतुल्लाह ने मजीद लिखा है कि इन हैवानों पर भी एनएसए और यूपीए के तहत सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर अंग्रेजों के जरिए लाए गए कानून के खिलाफ मुजाहिरा था। सैकड़ों की तादाद में भीड़ इकट्ठा हुई, लेकिन किसने नफरत अंगेज नारे लगाए मुझे मालूम नहीं। ये कहना है मुलजिम पिंकी चौधरी का। उन्होंने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा कि मुलजिमीन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर रविवार को विरोध प्रदर्शन हुआ था अंग्रेजी कानून खत्म करने की मांग को लेकर। उसमें एक धर्म के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई थी और नारे लगाए गए थे धार्मिक। पिंकी चौधरी राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू रक्षा दल के
जिनको दिल्ली पुलिस तलाश रही है वे हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। पिंकी जी, क्या हादसा हुआ था रविवार को वह, और विरोध प्रदर्शन लगाए गए थे किसी धर्म के खिलाफ, तो आपका उसमें क्या कहना है? सभी को जय श्री राम। हम लोगों ने जंतर मंतर पर 5 कानून को मांग के लिए और अंग्रेजी जो काला कानून है उसको समाप्त करने के लिए हम लोगों ने वहाँ जनता का आह्वान किया था। हम लोग वहाँ जो है पूरी ताकत के साथ पहुँचे थे और वहाँ किस तरीके के नारे लगाए गए, हम लोग वहाँ से लगभग 1-1:15 बजे के आसपास हम लोग वहाँ से निकल गए थे। उसके बाद क्या नारे लगे क्या नहीं लगे ये तो हमें जानकारी नहीं है। अगर कोई नारे लगे हैं तो उनकी जांच होनी चाहिए। ये तोड़ मरोड़ कर जो दिखाई गई चीज़ें हैं ये गलत हैं, क्योंकि पिंकी जी, सैकड़ों की तादाद में वहाँ लोग पहुँच गए, कहाँ से लोग पहुँचे थे और ऐसे नारे लगाए गए? क्या पहले हिदायत नहीं दी गई थी? क्योंकि वहाँ पर बात ऐसी हो रही थी अंग्रेजी कानून खत्म करने की मांग को लेकर, लेकिन एक धर्म के खिलाफ इस प्रकार की टिप्पणी करना कितना उचित है? पूरे देश के कोने कोने से लोग वहां पहुंचे थे और ये तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे एक बार आह्वान से हजारों की संख्या वहां। दिल्ली के जंतर मंतर पर रविवार को विरोध प्रदर्शन हुआ था अंग्रेजी कानून खत्म करने की मांग को लेकर। उसमें एक धर्म के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई थी और नारे लगाए गए थे धार्मिक। पिंकी चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू रक्षा दल के, जिनको दिल्ली पुलिस तलाश रही है, वे हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। पिंकी जी, क्या हादसा हुआ था रविवार को वह, और विरोध प्रदर्शन लगाए गए थे किसी धर्म के खिलाफ, तो आपका उसमें क्या कहना है? सभी को जय श्री राम। हम लोगों ने जंतर मंतर पर 5 कानून को मांग के लिए और अंग्रेजी जो काला कानून है उसको समाप्त करने के लिए हम लोगों ने वहाँ जनता का आह्वान किया था। हम लोग वहाँ जो है पूरी ताकत के साथ पहुँचे थे और वहाँ किस तरीके के नारे लगाए गए, हम लोग वहाँ से लगभग 1-1:15 बजे के आसपास हम लोग वहाँ से निकल गए थे। उसके बाद क्या नारे लगे क्या नहीं लगे ये तो हमें जानकारी नहीं है। अगर कोई नारे लगे हैं तो उनकी जांच होनी चाहिए। ये तोड़ मरोड़ कर जो दिखाई गई चीज़ें हैं ये गलत हैं, क्योंकि पिंकी जी, सैकड़ों की तादाद में वहाँ लोग पहुँच गए, कहाँ से लोग पहुँचे थे और ऐसे नारे लगाए गए? क्या पहले हिदायत नहीं दी गई थी? क्योंकि वहाँ पर बात ऐसी हो रही थी अंग्रेजी कानून खत्म करने की मांग को लेकर, लेकिन एक धर्म के खिलाफ इस प्रकार की टिप्पणी करना कितना उचित है? पूरे देश के कोने कोने से लोग वहां पहुंचे थे और ये तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे एक बार आह्वान से हजारों की संख्या वहां आई। ये हमारे लिए तो बहुत बड़े गर्व की बात है और हम सरकार से कोई मांगे मान रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं कि आप हमारी मांगे मान लीजिए तो हम कोई गलत नहीं कर रहे हैं। पिंकी जी, दिल्ली पुलिस आपको तलाश रही है, आपके घर भी गई, दबिश दी, इसमें अब आपका क्या कहना है? दिल्ली पुलिस आपको तलाश रही है और 6 लोग इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है। जिस समय दिल्ली पुलिस घर पे गई उन्हें घर पर नहीं जाना चाहिए था, उन्हें हमसे संपर्क करना चाहिए था। फोन मेरे पास था, आप मुझसे फोन पर संपर्क करते, मेरे से बात करते। आपको घर पे आने की आवश्यकता तो तब पड़ती अगर मैं फोन बंद करता, मैं कहीं भाग जाता, मैं नहीं रहता। जो भी हिंदू जंतर मंतर पर हमारे 5 कानून की जो मांग हम कर रहे हैं उन्हें मनवाने के लिए हमारे कंधे से कंधा लगा करके खड़ा है, वह हमारा कार्यकर्ता है। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि हमारा इनसे कोई तो आप संबंध। इसकी जिम्मेदारी लेते हैं? बिल्कुल, वहां जितने भी लोग थे सब हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता थे। तो हमारे साथ मौजूद थे पिंकी चौधरी, जिन्हें दिल्ली पुलिस तलाश रही है। उनका यही कहना है, इसकी पूर्णतः जिम्मेदारी हम लेते हैं। और साथ ही साथ पिंकी चौधरी का एक ये भी नाम है, अरविंद केजरीवाल के ऑफिस पर हमला भी इन्हीं ने किया था, उस दौरान भी ये सुर्खियों में आए थे। रोहित सिंह, न्यूज़ 18, गाजियाबाद। कोविड के दौरान महाराष्ट्र हुकूमत ने मुहर्रम को लेकर कल गाइडलाइंस जारी की है। इस दौरान जिन अल्फाज का इस्तेमाल महाराष्ट्र हुकूमत के जरिए किया गया है उसको लेकर मुस्लिम लीडरान बरहम है। बीजेपी लीडर और महाराष्ट्र अक़लियती कमीशन के साबिक चेयरमैन हाजी अरफात शेख ने उद्धव ठाकरे हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि हुकूमत में 3 मुस्लिम वज़रा है, इसके बावजूद भी मुसलमानों का मजाक उड़ाया जा रहा है। बताते बहुत दुख होता है कि महाराष्ट्र की ये तिगाड़ी सरकार के अंदर खास तौर पर मुसलमान आमदार मंत्री 100% फेलियर है। इन्होंने खुद का भी मजाक बनाया है और हमारे धर्म का भी मजाक बनाया है, हमारे त्योहारों का मजाक बनाया है। 2 रोज पहले एक जीआर आता है, उस जीआर के अंदर लिखा जाता है कत्ल की रात।
मैं पूछता हूं नवाब मलिक से, मैं पूछता हूं नसीम खान से, मैं पूछता हूं अबू हाशिम आजमी से, मैं पूछता हूं मुसलमान शिवसेना के मंत्रियों से, आपको शर्म नहीं आती? क्या आपके अधिकारी, आपके मंत्रालय के अधिकारी, मंत्रालय के बाबू आपको पूछते नहीं? या आपके मुख्यमंत्री आपको विश्वास में लेते नहीं? बकरीद के टाइम पे भी मजाक आप लोगों ने बनाया, रमजान में हमने पूरा रमजान घर में नमाज पढ़ी, ईद की नमाज हमने घर में पढ़ी। अब तो मुहर्रम को इस तरीके से कत्ल की रात करके डिक्लेयर करते हैं। शर्म आनी चाहिए। आप लोगों से माफी की तो उम्मीद हम कर ही नहीं सकते। मैं मेरे महाराष्ट्र के उलमाओं से पूछना चाहता हूं, क्यों चुप है आप? क्या बात है? कांग्रेस की सरकार है इसलिए, राष्ट्रवादी की सरकार है इसलिए, कि आप लोगों ने इस सरकार को मदद किया इसलिए? कब तक चुप रहेंगे? कब तक जुल्म सहते रहेंगे? अब तो हमारी शरीयत में दखलअंदाजी करी जा रही है, हमारे इस्लाम का मजाक उड़ाया जा रहा है। हम सबको इसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए। हमारे उलमाओं को खासतौर पर इस चीजों पे गौर फिक्र करना चाहिए। रमजान से लेकर हम लॉकडाउन में हर चीज देख रहे। अरे हमको पता है कि लॉकडाउन का पालन करना है। मुसलमान धर्म को अच्छी तरीके से, मुसलमानों को पता है कि हम हमारी ईद की नमाज हमने घर में पढ़ी, बकरीद के अंदर हमने आसानी आराम के साथ घर में बकरा काटने का हर सारी चीजें की, ईद की नमाजें हमने छोड़ दी, ईदगाह में जाना हमने 4-3 सालों से छोड़ दिया। अब तो इस तरीके से हमारे मुहर्रम को, जो शहादत का दिन है, उस दिन के ऊपर आप कत्ल की रात कहते हैं? शर्म आनी चाहिए। और कितना बोलने लगाए गए आप लोग। यही अगर बीजेपी की सरकार में होता तो सारे मुसलमान रास्ते पे उतरते थे। यही बीजेपी की सरकार में अगर होता तो सारे उलमा रास्ते पे उतरते थे। अब क्यों सारे उलमा और सारे मुसलमान चुप है? मैं पूछता हूं सारे मुसलमान भाइयों से और इन मुसलमान ढोंगी मंत्रियों से, नवाब मलिक से मैं कहना चाहूंगा, क्या आप अल्पसंख्यक मंत्री हो? क्या आपका डिपार्टमेंट आपको पूछता नहीं है? आपका डिपार्टमेंट आपको से बातचीत नहीं करता है? और ऐसे सारे सब फतवे निकालने के पहले आपको बताता नहीं है? क्या आपको विश्वास में लेते नहीं है? क्या आप ढोंग कर रहे हो या ढोंग का नाटक कर रहे हो? ब्रेक के बाद इस्तकबाल। अब बात करते हैं उजाला योजना के ताल्लुक से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज उजाला योजना के दूसरे मरहले का इफ्तिदा किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वजीर आजम ने स्कीम का इफ्तिदा किया। इफ्तिदाई तकरीब में यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी शरीक रहे। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उजाला योजना के इस्तिफादा गुंधान से तबादुले ख्याल भी किया। 2014 में जब देश ने हमें सेवा का अवसर दिया तो ऐसे ही सवालों को हमने खुद से पूछा। तब एकदम स्पष्ट था इन सारी समस्याओं का समाधान हमें एक तय समय के भीतर ही खोजना होगा। हमारी बेटियां घर और रसोई से बाहर निकलकर राष्ट्र निर्माण में व्यापक योगदान तभी दे पाएगी जब पहले घर और रसोई से जुड़ी समस्याएं हल होगी। इसलिए बीते 6-7 सालों में ऐसे हर समाधान के लिए मिशन मोड पर काम किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश भर में करोड़ों शौचालय बनाए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना में 2 करोड़ से अधिक गरीबों के पक्के घर बने। इन घरों में अधिकतर का मालिकाना हक बहनों के नाम पर है। हमने हजारों किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनवाई तो सौभाग्य योजना के जरिए लगभग 3 करोड़ परिवारों को बिजली कनेक्शन दिया। आयुष्मान भारत योजना 50 करोड़ से अधिक लोगों को 5 लाख रुपया तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दे रही है। मातृ वंदना योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान टीकाकरण और पोषक आहार के लिए हजारों रुपये
सीधे बैंक खाते में जमा किए जा रहे हैं। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी कश्मीर के दौरे पर हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने एक प्रोग्राम से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मेरे अंदर भी कश्मीरियत है और जब कभी कश्मीर आता हूं ऐसा महसूस होता है जैसे घर लौट आया हूं। इस दौरान राहुल गांधी ने मरकजी हुकूमत पर अपोजिशन के आवाज को दबाने का इल्जाम भी लगाया। जो हिंदुस्तान बना है उसका फाउंडेशन, उसकी नींव में कश्मीरियत भी है। और मैं ये भी समझता हूं, क्योंकि ये भावना मेरे अंदर भी है। जो आप मुझसे प्यार से और इज्जत से करवा सकते हो, वो नफरत से और हिंसा से आप कभी नहीं करवा सकते। और वही कश्मीरियत है। आज आक्रमण पूरे हिंदुस्तान पर हो रहा है। गुलाम नबी आजाद जी ने कहा कि पार्लियामेंट में हमें उठाना चाहिए, मगर पार्लियामेंट में हमें बोलने नहीं देते। पार्लियामेंट में हमें दबा देते हैं। पार्लियामेंट में मैं पेगासस के बारे में, राफेल के बारे में, जम्मू कश्मीर के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में, बेरोजगारी के बारे में नहीं बोल सकता। और हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस पर ये लोग आक्रमण कर रहे हैं। जुडिशरी पे आक्रमण कर रहे हैं, विधानसभा, लोकसभा पे, राज्यसभा पे आक्रमण कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में दफा 370 की मनसूखी के बाद से अब तक यूटी के बाहर के 2 अफराद ने जम्मू कश्मीर में जायदादें खरीदी है। लोकसभा में एक सवाल का तहरीरी जवाब देते हुए मरकजी वजारत दाखिला ने यह जवाब दिया। वजारत दाखिला ने अपने जवाब में कहा कि जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानकारी के मुताबिक अगस्त 2019 से अब तक यूटी के बाहर के 2 लोगों ने जम्मू कश्मीर में 2 जायदादें खरीदी है। जवाब में मजीद कहा गया है कि हुकूमत के इल्म में ऐसी कोई बात नहीं आई कि मिल्कियत खरीदने वालों को कोई रुकावट या मुश्किल पेश आई हो। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी वाकयात से मुतालिक वजारत दाखिला ने कहा कि साल 1989 से अगस्त 2019 तक 5,886 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं। मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस लीडरों के खिलाफ मुकदमात के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम जारी करते हुए कहा कि रियासतें एमपीज और एमएलएज के खिलाफ मुकदमात वापस नहीं ले सकती है। अदालत ने कहा है कि हाईकोर्ट की हिदायत के बगैर मुकदमात वापस नहीं लिए जा सकते हैं। देश भर के सांसद और विधायकों के खिलाफ चल रहे क्रिमिनल ट्रायल के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर नाराजगी जाहिर करते हुए ये कहा कि पहले केंद्र सरकार ऐसे मामले में गंभीर थी, लेकिन उसके बाद केंद्र सरकार का रवैया कहीं न कहीं लापरवाही वाला रहा। हालांकि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ये भी नाराजगी जाहिर की कि जो रिपोर्ट्स फिलहाल कुछ न्यूज़पेपर्स में पब्लिश हुए हैं वो रिपोर्ट्स उन्हें अभी मिले ही नहीं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान ये भी कहा कि इस पूरे मामले में जिन जिन राज्यों में सुनवाई चल रही है उन राज्यों में स्पेशल जज मामले की सुनवाई करते रहेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के तमाम हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को ये आदेश दिया है कि वो अपने चीफ जस्टिस को इस पूरे मामले की जानकारी देंगे और ये बताएंगे कि उनके केस में कितने ऐसे एमपी एमएलएज हैं जिनका अभी ट्रायल चल रहा है। वहीं कोर्ट ने इस पर भी नाराजगी जाहिर की और ये कहा कि जब तक इस पूरे मामले में सुनवाई निचली अदालतों में चल रही है तब तक राज्यों के द्वारा केस वापस न लिया जाए। बहरहाल इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 2 हफ्ते के भीतर ये जानकारी देने के लिए कहा है कि किन नेताओं के खिलाफ कितने केस अभी पेंडिंग हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जो इस मामले की सुनवाई चल रही है उन तमाम केसों का ट्रायल का स्टेज क्या है। अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट एक स्पेशल बेंच का गठन करेगा जो देश भर में चल रहे तमाम मुकदमों की मॉनिटरिंग करेंगे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने आज मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को
आखिरी मौका दिया है और ये कहा है कि केंद्र सरकार 2 हफ्ते के भीतर इस मामले से जुड़े हुए तमाम दस्तावेज रिकॉर्ड पर लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करे। कैमरामैन रमेश सत्ताकन के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। पेगासस मुबैना जासूसी मामले में आजादाना तहकीकात की अर्जी पर समाअत आज मुलतवी हो गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों पर मुश्तमिल 5 बेंच अब पीर को समाअत करेगी। बेंच में जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल हैं। वाज़ेह हो कि 5 अगस्त को हुई समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने इल्जामात को संगीन करार दिया था और फरीकीन से कहा था कि वो पहले अपनी दरख्वास्तों की कापियां हुकूमत के वकील को फराहम करे, जिसके बाद वो 10 अगस्त को दोबारा इस मामले की समाअत करेगा। मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि तमाम जो याचिकाकर्ता हैं उन्होंने अपनी याचिका की कॉपी केंद्र सरकार को सौंप दी या नहीं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में तमाम याचिकाकर्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार को उनकी याचिका की जो कॉपियां हैं वो सौंप दी गई हैं। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया और ट्विटर पर जिस तरह के मामले चल रहे हैं उस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में बहस न करें। सुप्रीम कोर्ट में तर्कों के आधार पर बहस किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल ये कहा गया है कि कुछ और दस्तावेज हैं जिनको फिलहाल अभी केंद्र सरकार को सौंपना है, जिसको लेकर आज मामले की सुनवाई टाल दी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट पेगासस के मामले में सोमवार को सुनवाई करेगा। कैमरामैन रमेश सत्ताकर के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। बॉलीवुड के चमकते सितारों और उनकी ग्लैमरस लाइफस्टाइल को हम सब ने देखा है, लेकिन इस चकाचौंध के पीछे इन सितारों की एक अलग जिंदगी भी है। फिर चाहे वो जरूरतमंद की मदद करना हो या मुश्किल हालात में मुल्क के लिए खड़े रहना हो, हमारे सितारे रॉयल लाइफ में हर वक्त अपना किरदार निभाते हैं। इससे न सिर्फ समाज का भला होता है बल्कि पॉजिटिविटी का एक पैगाम भी चला जाता है। वो जो बोलता है वो करता है, लेकिन जो नहीं बोलता वो तो डेफिनेटली करता है। अक्षय कुमार उन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज में शामिल हैं जो जरूरत की घड़ी में मददगार बनकर लोगों के काम आते हैं। एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। सलमान खान अपनी दरियादिली के चलते बॉलीवुड के बड़े मददगारों में गिने जाते हैं। मार्च 2020 जब देश में लॉकडाउन का ऐलान हुआ तो सोनू सूद गरीबों और मजदूरों के लिए मसीहा बनकर आए। लॉटो लैंड प्रेजेंट्स, जीतेंगे हम। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद व इन्हसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह है? क्या टीकाकारी आपके डीएनए को मुतासिर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासिर कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में आते हैं? खैर, अब एक जगह है जहां आपके सभी सवालों का जवाब दिया जा सकता है, और ये सब आपके फ़ोन पर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की कौमी सतह की टीकाकारी से मुतालिक बेदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म लाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको उसी वक्त आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक भी किया गया है। तो आगे बढ़े, कोविड-19 पर अपने सवालों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत को सभी जानकारी हासिल करें। नंबर है 7977773753।